30 मिनट में इसराइल की तमाम बेसेस और उनकी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो फैक्ट्रीज हैं जो दुनिया भर में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती हैं, उनको उड़ा के रख दिया जाएगा। हसन नसरुल्लाह की स्पीच हुई है जिसका इंतजार किया जा रहा था। ये ऑल आउट वॉर से होने वाली, उससे पहले होने वाली ये स्पीच थी। सारी दुनिया की नजरें इसके ऊपर लगी हुई थी। तो उसमें जो हसन नसरुल्लाह ने बातें की हैं, पूरी तरह से इसराइल खौफ के अंदर डूब गया है और मुकम्मल जंग का ऐलान एक तरह से कर दिया गया। हसन नसरुल्लाह की जानिब से उन्होंने कहा बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे। साफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि यह फलस्तीन की आज़ादी की जंग है और नेतन्याहू का मकसद है कि वो फलस्तीन कॉज को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, वो तमाम फलस्तीनियों को मार दे या फिर वहाँ से निकाल दे। ये नेतन्याहू का मकसद है और हमारा इकलौता मकसद है ये जंग लड़ने का, जो कि फलस्तीन की आज़ादी। हम कंप्रीहेंसिव वॉर नहीं चाहते, हम फुल स्केल वॉर नहीं चाहते। हम आज भी सीज फायर की बात करते हैं, लेकिन ये जो शैतानी ताकतें आकर बैठ गई हैं, इनका बंदोबस्त हमने कर लिया है। सिर्फ 30 मिनट उन्होंने बताए हैं। 30 मिनट के अंदर उन्होंने कहा ये जो सारा शैतानी प्रोजेक्ट है ना, इसको लपेट में हम लिपेट कर वहीं भेज देंगे जहां से ये आया है। इसको खंडर बना के हम रख देंगे। इनको पता नहीं है कि इनके सामने आज कौन सी फोर्सेस जो है वो आकर खड़ी हो गई हैं। तो इस वक्त गूंज है हसन नसरुल्लाह के इन अल्फाज की, इस वक्त गूंज है उनकी बातों की जो उन्होंने की हैं। आलम इस्लाम में इस तरह की कोई इजराइल की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सका और ये नहीं कह सका कि 30 मिनट में तुम्हारा ये नाजायज इजराइल जो है ये लिपेट के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे, ये आज तक कोई नहीं कह सका है। तो इस बारे में जो तफसीलन जो उन्होंने चीजें कही हैं आपके सामने रखेंगे। इसी दरमियान हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। तकरीबन 96 घंटों के वक्फे के बाद हमले शुरू हो गए हैं। अभी वो बदला तो नहीं आया, लेकिन हैरान कुन सूरत हाल यह है कि दर्जनों इसराइली फौजी मारे और जख्मी किए जा रहे हैं और हैरान कुन कैपेबिलिटीज का मुजाहरा हिजबुल्लाह कर रही है कि जब इसराइल हाई अलर्ट के ऊपर है, उसके बावजूद हिजबुल्लाह 2, 4, 5, 7 ड्रोन्स भेज रही है। वो इनके एयर डिफेंस को, अमेरिकी एयर डिफेंस को चीरते हुए जाके मिलिट्री टारगेट को निशाना बना रहे हैं। और बड़ी खबर आपके साथ ये भी शेयर कर दें कि हिजबुल्लाह ने पॉपुलेशन सेंटर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और उसने बता दिया है कि अभी 2-3 दिनों में जब वो हमला करने जा रहे हैं, जब भी करने जा रहे हैं, तो उसमें उनकी क्या रेंज होगी, किस तर्ज के हमले होंगे, टारगेट क्या होगा। सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि सिविलियन भी उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निशाना बनेगा, क्योंकि पॉपुलेशन सेंटर को हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। इसी दरमियान ईरान से बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि ईरान ने ऑफिशियली पुतिन को कह दिया है कि वो जल्द अज जल्द Su-35 तैयारे ईरान पहुंचाएं, ईरान के हवाले करें। ये सालों से ये डील चल रही है, सालों से ये मामला चल रहा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल बहुत नाजुक है। तो ऑफिशियली ईरान की जानिब से कहा गया है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ईरान के खास हिस्से में एयर स्पेस बंद होना शुरू हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है। बहुत नाजुक घड़ियां हैं, बहुत करीब हम पहुंच रहे हैं एक ऑल आउट वॉर के, जिसमें 2 ही ऑप्शन है दुनिया के पास, या वो गजा की जंग बंद करवाए दुनिया और फलस्तीन की आज़ादी का ऐलान हो, या फिर एक ऐसी जंग के लिए तैयार हो जाए जिसका मुजाहरा आपने पिछले 24 घंटों में देखा है कि जिसमें $3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ दुनिया को। तो या फिर एक ऐसी जंग के लिए तैयार हो जाए। तो ये 2 ही रास्ते, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो ईरान की जानिब से कहा गया है Su-35 के हवाले से। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आप वो सारे बैकग्राउंड को जानते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में किसी मुल्क को एयर पावर नहीं दी गई है, एयर फोर्स नहीं दी गई है, और मुसलमान मुल्कों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई ग्रेट पावर जो है वो उनको ये फिजाइया दे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ किरदार इसराइल का है। इसराइल ने ही ये सारा कुछ किया, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज जो है वो इसराइल को मानते नहीं है। तो खतरा यह था कि इस्लामिक कंट्रीज कभी भी आकर इसराइल के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, और खासकर मिडिल ईस्ट के ममालिक। तो ये एयर फोर्स का ना होना, इसकी पूरी डॉक्ट्राइन है, दहाइयों के ऊपर ये मबनी मामलात है, और बैकग्राउंड का आपको अच्छे तरीके से पता है। अब उसमें ईरान पिछले समझ लें कि 2007 से वो कोशिश कर रहा है कि एयर फोर्स वो ले रशिया से, उनकी डील चल रही है 2007 से, जो कि पूरी नहीं हो सकी। उनको एयर डिफेंस जरूर मिला, S-300 उनको मिला है, S-400 के ऊपर भी बात चल रही है। लेकिन अब ये जो Su-35 है जो अमेरिका ने बनाया है वो F-35 है, जो रशियन जो उन्होंने बनाए हैं उसके मुकाबले में वो Su-35 है। तो ईरान की जानिब से ऑफिशियली पुतिन को कहा गया कि अब सूरत हाल नाजुक है, तो फिल फॉर ये तैयारे जो है वो भेजे जाएं। अब इसमें 2 सिनेरियोज हैं कि जैसे शाम में है, डायरेक्ट रशियन फौज
इसको ऑपरेट करती है, उनके हवाले बेसिस की गई हैं। तो क्या ईरान में ऐसे ही बेसिस रशिया को दी जाएंगे जैसे कतर में अमेरिकी बेसिस हैं, जैसे सऊदी अरब में हैं, जैसे यूएई में हैं, यानी उनकी बेसिस हैं, उनके त्यारे हैं और वो सिक्योरिटी देते हैं। क्या ईरान भी ऐसा ही कोई मुआहदा रशिया से करने जा रहा है, या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि जैसे बेचे जाते हैं त्यारे तो वैसे ही बेचे जाएं और जो है वो ईरानी एयरफोर्स है वो उसको ऑपरेट करे? तो ज़्यादा तो चांसेस यही है कि फ़िलहाल रशियन फ़ौज डायरेक्ट नहीं होगी बल्कि ये ईरानी फ़ौज के हवाले किए जाएंगे। तो ये दूसरा सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन रशिया की इन्वॉल्वमेंट मैटर करेगी अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट के मुताबिक कि वो कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनकी फ़ौज कितनी डायरेक्ट आ रही है, तो रशिया उस हिसाब से फैसला करेगा। लेकिन मुकम्मल मदद, असलहा की सप्लाई, एयर डिफेंस की सप्लाई, हर तरह का जो मदद है, फुल कोऑपरेशन की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है और वो हम देख भी रहे हैं। अब उसमें जो आखिरी चीज रह जाएगी, यानी तमाम कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट उन्होंने हासिल की हैं और मजीद आ रहा है असला, लेकिन आखिरी जो चीज रह जाएगी जिसके बाद जो इजराइल की सो कॉल्ड बर्तरी है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, वो है ये फिजाइया। अगर ये त्यारे मिल जाते हैं तो ये मुकम्मल बर्तरी खत्म हो जाएगी और ये त्यारों का मिलना ही इजराइल का इख्तिताम होगा। हाँ, ये बात जरूर ज़हन में रखें कि ये खतरनाक भी बहुत मामला है, क्योंकि ईरान की इस पावर को क्या अमेरिका कबूल कर लेगा? कभी भी नहीं करेगा, इजराइल कभी भी कबूल नहीं करेगा। तो ये कंप्रीहेंसिव वॉर का भी ऐलान होगा। दो सिनेरियोज है ना, या तो जंग छिड़ जाएगी अभी 24, 48, 72 घंटों में और उसके बाद ये त्यारे पहुंचेंगे, और अगर जंग नहीं छिड़ती और इसी लेवल का मामला रहता है और अगर त्यारे उस दरमियान आ जाते हैं तो भी वो जंग, ऐलान जंग ही होगा, क्योंकि इसराइल के लिए तो वो मौत है सीधी सीधी। इसराइल का तो कब्जा फिर खत्म ही खत्म है, तो वो जंग करेंगे ईरान को तबाह करने के लिए और साथ रशिया को भी। देखे ना, एक गांव का एक चौधरी होता है, उसका कोई मुखालिफ है, आप उस मुखालिफ को अगर सपोर्ट करेंगे तो क्या चौधरी आपको छोड़ेगा? तो रशिया ने कभी क्यों नहीं त्यारे दिए? क्योंकि पाबंदियां लग जानी थी ज्यादा, उसके ऊपर मामला अमेरिका ने और मगरब ने सख्त कर देना था उसको तबाह करने के लिए। अब चूंकि सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है कि रशिया ऑलरेडी जंग में है, रशिया के खिलाफ ऑलरेडी तबाह करने के लिए उन्होंने जंग छेड़ रखी है, तो इसलिए रशिया की आज इक्वेशन मुख्तलिफ है। लेकिन रशिया को यह बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि ये एक आखिरी चीज है। जब उन्होंने ये त्यारे दे दिए तो फिर मगरब भी यानी अमेरिका, नेटो भी रशिया को खत्म करने के लिए हर जोर लगा देंगे, जो कि अब भी लग रहा है, लेकिन उसके बाद कोई चीज रह नहीं जाएगी। ठीक है, तो फिर ये एक आलमी जंग की तरफ जब मामला चला जाएगा, इसकी शाखें बहुत दूर तक जाती हैं, इसके मामला बहुत दूर तक जाते हैं। तो ये एक मामला है और ईरान ने अपनी एयर स्पेस एक खास पार्ट्स के अंदर, मुल्क के एक खास हिस्सों में बंद करना शुरू कर दिया। वहां पर लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हैं उनको टेस्ट करने की इस वक्त जो है वो तैयारी हो रही है। तो ये भी एक बड़ा साइन है कि एयर स्पेस बंद होना शुरू हो गई है। इसी दरमियान हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं 96 घंटों, 4 दिनों के बाद ये हमले शुरू हुए हैं और इतने ज़बरदस्त तरीके से हमले हो रहे हैं, इतने प्रिसाइज तरीके से इजरायली एयर डिफेंस को उड़ा के रख दिया है। और जब इजराइल हाई अलर्ट के ऊपर है, ये दुनिया देख रही है और मतलब कमाल हो गई है, दुनिया देख रही है कि इजराइल कह रहा है कि वो हाई अलर्ट के ऊपर है, वो 7 महाजों के ऊपर लड़ने के लिए तैयार है, वो सैकड़ों मिसाइल को रोकेगा और ये 10-15 भेज रहे हैं और वो भी इजराइल नहीं रोक पा रहा। तो वो दुनिया के सामने आ रहा है कि भाई, और इससे इजराइल में ज्यादा खौफ बड़ा है कि इजरायली रियासत कैसे उनको बचाएगी। अब मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं। इससे पहले नहारिया, हाइफा में हमला हुआ, अब दोबारा वहां पर हुआ है। गुलान हाइट्स को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। ड्रोन एक्सप्लोड्स नॉर्थ ऑफ द गुलान, नंबर ऑफ इंजरीज ड्यू टू द एक्सप्लोजन मार्चेस इन द वेस्टर्न गलीली राइजेस टू 17। 17 उनके फौजी और बाकी सिविलियंस वगैरह भी मारे गए और जख्मी हो गए हैं। 17 तक तादाद पहुंच गई अभी ताजा तरीन हमलों में। यह मामूली नंबर नहीं है, 17 इसराइलियों का मरना और जख्मी होना। अभी तक तो बदले वाला हमला हुआ ही नहीं। फिर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड फायर्स ड्यू टू द ड्रोन अटैक्स ऑन द वेस्टर्न गलीली, जो इजरायली हाईवेज हैं उनके ऊपर जाकर ड्रोन टकरा रहे हैं, तो वहां पर ट्रैफिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मतलब पूरा कोलैप्स इस वक्त इजराइल का हो रहा है। हिजबुल्लाह ड्रोन स्वैम्स हिट्स एरियाज इन द इजराइल, कई एक एरियाज में जाकर हिजबुल्लाह के ड्रोन टकरा गए। इजरायली मीडिया, ऑल सेटलर्स नियर द बॉर्डर विद लेबनान फ्रॉम नहारिया टू गुलान आर रिक्वायर्ड टू बी नियर फोर्टिफाइड प्लेसेस। गुलान से लेकर नहारिया तक सबको कहा गया कि फोर्टिफाइड प्लेसेस के अंदर चले जाएं। फिर आप देखिए, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह शोइंग इट इज एबल टू टारगेट पॉपुलेशन सेंटर्स। मतलब दुनिया देख रही है ना कि इजराइल बढ़ के मार रहा है। बढ़ के मारना अलग चीज होती है, तो दुनिया देख रही है कि धमकियां लगा रहा है, बढ़ के मार रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि हिजबुल्लाह ने अभी एक्चुअल हमले नहीं शुरू किए।
और वो इनका नुकसान कर रही है, हाईवेज को अटैक कर रही है और ट्रैफिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कभी इसराइल में ऐसा हुआ है? तो पूरी रियासत कोलैप्स कर रही है, उनकी तो पूरी काबीना और वज़ीर आज़म दारुल हुकूमत से भाग गए। तो ये होती है रियासत, ये पावरफुल रियासत होती है। यानी अगर अमेरिका के ऊपर हमला हो जाए तो क्या वाशिंगटन छोड़ के बाइडेन साहब भाग जाएंगे? तो वो अपना दारुल हुकूमत छोड़कर भाग गए। तो हिजबुल्लाह बता रही है, ये एक तरह से शो ऑफ पावर भी है, ये एक डेटरेंस का मुजाहरा भी है, और ये अमेरिका के ऊपर प्रेशर भी है कि हम इसराइल को खंडर बना के रख देंगे। जाहिर बात है हमारा भी नुकसान होगा और हम बिल्कुल इस जंग को नहीं चाहते, लेकिन देख लो कि इस जंग का जिम्मेदार कौन है, और फलस्तीनी रियासत से हम पीछे नहीं हटेंगे। हिजबुल्लाह इज शोइंग इट इज एबल टू टारगेट पॉपुलेशन सेंटर्स फर्दर एंड फर्दर इनसाइड इजराइल। बहुत डीप तक जाकर पॉपुलेशन सेंटर्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। फिर अल जजीरा की ये रिपोर्ट बता रही है कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट हैज हैपेंड डज रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ एस्केलेशन। ये एक अलग लेवल की एस्केलेशन है। इसराइली मर रहे हैं ना, तो एस्केलेशन ही होगी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जब ऑलरेडी मामलात किस लेवल के ऊपर हैं। द फैक्ट दैट आयरन डोम वाज नॉट एबल टू ट्रैक एक्सेप्ट फॉर वन ड्रोन, सिर्फ एक ड्रोन को इजरायली आयरन डोम रोक सका है। Israeli forces say they intercepted only one of a number of aerial vehicles। ये जनाब उनका आयरन डोम है। तो इस आयरन डोम की हकीकत भी सबके सामने आ गई है। तो अब अमेरिका के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ रहा है। एक तरफ इकोनॉमिक लॉस है, दूसरी तरफ इसराइल की ये पावर सामने आ रही है कि अच्छा ये 75 साल में ये टेक्नोलॉजिकल मुल्क बनाया है, ये सबसे मिडिल ईस्ट का पावरफुल मुल्क बनाया है, जिसको हिजबुल्लाह के चंद ड्रोन्स ने उड़ा के रख दिया है। तो हजारों ड्रोन्स को कैसे रोकोगे? हाइफा के ऊपर रोजाना 4000 ड्रोन्स दागे जाएंगे रिपोर्ट के मुताबिक। तो मुझे बताइए इसराइल का बचना यहां पर क्या है? हिजबुल्लाह अटैक शोज ग्रुप कैन स्ट्राइक डीपर बायपास इजरायली डिफेंसेस। इट इज शोज दैट हिजबुल्लाह हैज knowledge and location of Israeli military installations and is able to strike them getting through layers of Israeli defenses। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के जरिए दिखा दिया है कि वो लेयर्स एंड लेयर्स जो इजरायली डिफेंस किया है उसके अंदर घुसकर मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना सकती है। और हिजबुल्लाह ने दिखाया है कि उनके पास लोकेशंस भी हैं, एग्जैक्ट लोकेशन के कहां पर कौन सी बेस है। एस्केलेटिंग टेंशन ऑन इजराइल लेबनान बॉर्डर, एवरीवन इन द रीजन हैज बीन एंटिसिपेटिंग समथिंग हैपनिंग, एवरीवन इज वेटिंग, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टेंशन। पूरे खित्ते में लोग परेशान हैं कि आगे क्या होगा, क्या बनता है। तो इसकी जिम्मेदारी सब जो है वो उनके ऊपर आ रही है। अब जरा ये वाली हेडलाइन देखिए, 9 मिलियन सिटीजन आर इन स्टेट ऑफ पैनिक and under the threat and we must launch a preemptive strike against Iran। वो कह रहा है जो 90 लाख आबादी है इसराइल की, वो सारी की सारी पैनिक और खौफ हरास के अंदर है। We face challenges from Gaza, the West Bank, the Lebanon, Iran and Houthis। We have been closing the Eilat port for 7 months। तमाम इतराफ से हमें खतरा है हमारे वजूद को। इसराइल हैज बीन इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर 10 months एंड वी आर ट्राइंग टू कीप रेजिडेंट्स सेफ। ये इसराइल की फतह। अब आप देखते जाइए, सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं, बिला वजह बातें नहीं कर रहे हैं। 10 महीनों से वो कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ पैनिक के अंदर रह रहे हैं। ये हमारी पावर है। अबाउट सेटलर्स इन नहारिया, एवरीवन हियर लिव्स ऑन पिल्स एंड पीपल सफर फ्रॉम एंजाइटी अटैक्स। वो पिल्स नहीं होती, गोलियां जो एंजाइटी के लिए आप लेते हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पर हम पिल्स के ऊपर चल रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं, तो इसी के साथ हमारा मामला चल रहे हैं, असाबी बीमारियों का शिकार हो गए। तो ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ है। अगर आप थोड़ी सी सर्च करेंगे, मामलात को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसराइल ये जंग हार चुका है। वो सिर्फ ये कमांडर्स को अटैक करके गजा में बम गिरा के अपनी उसी वहशत को दोबारा से एक दिखाना चाहता है कि नहीं वो पावरफुल है, नहीं वो जीत रहा है। वो जीत नहीं रहा है। बच्चों को कत्ल करना जीतना नहीं होता है, ठीक है। और ये जो हम बार बार कहते रहे हैं कि ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, अब आपके सामने सबूत आ रहे हैं। इसके अलावा लेबनान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम कंप्रीहेंसिव वॉर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने सबको पैगाम दिया है कि अब मामलात को रोकना नामुमकिन के करीब हो चुका है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि गजा में जंग नहीं रोकी। अब जरा हसन नसरुल्लाह की जो स्पीच हुई है, जिसका इंतजार किया जा रहा था, जो बातें उन्होंने कर दी हैं, जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि इस नजायज रियासत का हिजबुल्लाह, सिर्फ हिजबुल्लाह क्या हशर करेगी, बाकी ईरान तो उनको तो फिलहाल पीछे रखे ना, सिर्फ हिजबुल्लाह क्या करेगी। इनकी तमाम बेसिस, इनकी फैक्ट्रीज जो कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मालियत की हैं, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं, फूड इंडस्ट्री क्या, क्लोथिंग इंडस्ट्री क्या, सारे हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स की, सबको वो कह रहे हैं कि हम 30 मिनट के अंदर और मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर लिपेट के रख देंगे, इनको खंडर का ढेर बना देंगे। वो इंडस्ट्री जिनको बनाने में 30-40 साल लगे हैं,
उसको 30 मिनट में लिपेट के हम रख देंगे और ज़रा तुम इंतज़ार करो। और फ़लस्तीन के आज़ादी के हवाले से चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कंप्रीहेंसिव वॉर के हवाले से चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और ये बताया है कि डिले क्यों हो रहा है, 4-5 दिन गुजर गए, हमला क्यों नहीं हुआ, तो इसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अब मैं ये स्पीच की हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इजरायली फैक्ट्रीज इन द नॉर्थ कैन बी डिस्ट्रॉयड इन 1 आवर। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम इजरायली फैक्ट्रीज को लिपेट के रख देंगे, तबाह कर देंगे, खंडर बना देंगे। द एनिमीज कैपेबिलिटी इन द नॉर्थ कैन बी टारगेटेड इन लेस देन हाफ एन आवर। इजराइल की जो तमाम बेसेस हैं उनको आधे घंटे के अंदर उड़ा के रख देंगे। आधे घंटे के अंदर इजरायली बेसेस को तमाम कैपेबिलिटीज, जिसका एक खौफ पाया जाता है कि इजराइल पता नहीं क्या बला है, उस बला को 30 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कि जला के राख कर देंगे। ये आज हिजबुल्लाह की पावर बन चुकी है, जो हमने आपके सामने रिपोर्ट्स रखी, जो हमने आपके सामने बताया कि हिजबुल्लाह क्या करने की सलाहियत रखती है, जो हमने आपको बताया कि ये फैसला कुन जंग है और इजराइल इस जंग को कभी भी नहीं जीत सकता है। अगर इजराइल ये सोचता है कि वो यहां पर ग्रेटर इसराइल बना लेगा तो वो भूल जाए इस बात को। तो अब आपके सामने सबूत आ रहे हैं और इसकी कैलकुलेशन सामने आई है। जो उनकी वहां पर इंडस्ट्री लगी हुई है उसकी जरा कैलकुलेशन देखिए। जो उनके केमिकल प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी $31 बिलियन मालियत है। जो टेक्नोलॉजी की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, आपको पता है सिलिकॉन वैली के बाद सबसे बड़ी हब जो है वो इसराइल समझा जाता है टेक्नोलॉजी के हवाले से। $76 बिलियन की वो सारी टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज, उसको पावर प्लांट्स है वो $9.7 बिलियन के, फूड फैक्ट्रीज $12 बिलियन की। तो इसको वो कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर तुम्हारी ये सारी की सारी फैक्ट्रीज हमने उड़ा के रख देनी है। तो देखें, जंग वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार अमेरिका को बता रहे हैं कि हम ये करने की सलाहियत रखते हैं, और वो शो भी कर रहे हैं। अभी आप देखें ना कि हम कितने नाजुक टाइम के ऊपर हैं, और वो टारगेट करके दिखा रहे हैं कि तुम हमारे सैकड़ों हजारों मिसाइलों को नहीं रोक सकोगे, ठीक है, इसीलिए तुम बाज आ जाओ, और ये जंग किसी के भी फायदे में नहीं है। इसलिए मामलात को टेबल के ऊपर बैठकर हल होना चाहिए। इन शैतानी ताकतों से छुटकारा मिले, जो उन्होंने जुल्म किया उसका हिसाब दें, फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान करें, गजा में जंगबंदी करें। यही दुनिया को बचाने का तरीका है। अगर नहीं तो फिर हम भी कीमत चुकाएंगे, लेकिन इजराइल का यहां पर कुछ नहीं बचना, यह बात क्लियर है। द रियल प्रोजेक्ट ऑफ नेतन्याहू एंड हिज एलाइज is to make Jordan an alternative homeland for the Palestinians। बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने कहा कि नेतन्याहू चाहता है कि जॉर्डन को एक अलग रियासत, एक फ़लस्तीनियों के मतलब सबको वहां पर धकेल दे, और फ़लस्तीनी वहां पर, क्योंकि जॉर्डन जो है ना, ये जब पार्टीशन हुई थी तो आधे फ़लस्तीनी जॉर्डन में रह गए थे। ये सारा एक फ़लस्तीन, ये जो जॉर्डन है ना, ये भी फ़लस्तीन ही था सारा, तो उसमें ये पार्टीशन हुई और जॉर्डन जो अलग मुल्क बन गया। तो अब ये सारे फ़लस्तीनियों को वहां पर धकेलना चाहते हैं। ये हसन नसरुल्लाह बात कर रहे हैं। द गोल ऑफ दिस बैटल इज टू प्रिवेंट इजराइल फ्रॉम विनिंग एंड एलिमिनेटिंग द पैलेस्टीनियन कॉज। हमारा जो इकलौता मकसद है कि जो नेतन्याहू फ़लस्तीनी कॉज को ख़त्म करना चाहता है, फ़लस्तीनी रियासत का खात्मा चाहता है, वो हम किसी तौर पर नहीं होने देंगे, और फ़लस्तीनी रियासत हमारा मेन प्रायोरिटी है इस जंग में। ईरान जवाब देगा और इंशाल्लाह यमन भी जवाब देगा। इसराइल का 1 हफ्ता इंतजार करना दरअसल उसकी सजा है और जवाब का हिस्सा है। जंग के लिए अपने हिसाब किताब होते हैं और जंग में जाने का फैसला आसान नहीं होता है। ये बात समझे, इस गहराई को। लेबनान में कितने लोग अपनी जानों से जाएंगे, तो ये कोई आसान फैसला नहीं होता। उन्होंने कहा कि जंग के अपने हिसाब किताब होते हैं और जंग में जाने का फैसला आसान नहीं होता। अब आप अंदाजा करें ना, हम तो सब घरों में बैठे हुए हैं और घरों में बैठकर कह रहे हैं ये हिजबुल्लाह ये क्यों नहीं कर रही, ईरान ये क्यों नहीं कर रहा। वो भाई, क्या किसी मुल्क से लाओ लश्कर चले हैं जो ईरान पहुंच रहे हैं या हिजबुल्लाह पहुंच रहे हैं? चले आप 20-20 बंदे हर इस्लामी मुल्क से निकले ना, तो चलो फिर हम क्लेम करें कि देखो ये पाकिस्तान से भी 20 बंदे गए हैं। मैं एक सिंबॉलिकली बात कर रहा हूँ, 20 बंदे क्या माने रखते हैं, हमारे तो 20 भी नहीं गए, और हम यहाँ पर बैठ कर कह रहे हैं हिजबुल्लाह ये नहीं कर रही, ईरान वो नहीं कर रहा। तो ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। उनके मुल्क दाव के ऊपर लगे हुए हैं, उनके अपने लोग दाव के ऊपर लगे हुए हैं, तो हम तो बैठे हुए हैं अपने घरों में, और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? बाकी इस्लामिक वर्ल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है? जो OIC का इजलास अभी तक नहीं बुलवा सकी, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो इसलिए मामलात को समझना जरूरी है। और जो डिले है ये जवाब का हिस्सा है। देखे ना, इसराइल 5 दिनों से अलर्ट के ऊपर है, तो वो अजियत है उनको हर लम्हा के भाई, आप अगर उसको इमेजिन करेंगे भाई किसी भी वक्त आकर मिसाइल गिर जाएंगे तो पूरा इसराइल घरों में बैठा हुआ है, तो ये भी उनकी एक अजियत है। वो अपने यार, आप पावर का अंदाजा तो लगाएं। हिजबुल्लाह के एक थ्रेट ने उनको अपने घरों में कैद करके रख दिया है, तो इससे बड़ी पावर क्या होगी? और हिजबुल्लाह ने
इजरायली स्टॉक मार्केट से लेकर ग्लोबल स्टॉक मार्केट से लेकर अमेरिकी स्टॉक मार्केट से लेकर ईरान और अमेरिका के सिर्फ थ्रेट ने इतना उनको नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये सारी चीजें ना जो है ना, ये बड़े जो चेस बोर्ड है उसका हिस्सा है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से आगे लेकर चलना है। तो ये वेट जो है वो दरअसल उनकी सजा है। इसराइली गजा में भी फलस्तीनी रियासत के क़याम से इनकारी हैं। हालिया पेशरफ से पता चलता है कि नेतन्याहू का असल मकसद गजा से फलस्तीनियों का सफाया करना है। नेतन्याहू ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल करना चाहते हैं। ये बात हम आपके सामने रखते रहे और अब आपके सामने सबूत है कि उनका बुनियादी मकसद ये है और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इफ नेतन्याहू गवर्नमेंट विन्स इन गाजा एंड द वेस्ट बैंक, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस मींस दैट अल-अक्सा मॉस्क एंड द पैलेस्टीनियन कॉज विल बी इन ग्रेट डेंजर। अगर नेतन्याहू गजा में कामयाब हो गया तो इसका मतलब वो वेस्ट बैंक को भी हथियाएगा और अल-अक्सा मॉस्क जो है वो इन डेंजर है। तो इसलिए नेतन्याहू को हर कीमत पर रोका जाएगा। द ऑक्यूपेशन सीक्स द हेल्प ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स and western countries to protect it because it is unable to protect itself। उन्होंने कहा आज इजराइल पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, ये बैसाखियों के ऊपर आ चुका है, ये इतना बड़ा है तो सिर्फ हमसे लड़कर दिखाए। ये क्यों अमेरिका और यूरोप और बरतानिया को बुलाता है, आए ना हमारे साथ दो दो हाथ कर ले, हम तो कोई स्टेट आर्मी भी नहीं है। तो अगर इजराइल इतनी बड़ी आर्मी है तो सिर्फ हमारे साथ लड़के दिखाए, ये उधर से बुला रहा है अपने सबको। वी विल रिस्पॉन्ड बट विद डेलिब्रेशन एंड कॉशन एंड द इजराइल वेट इज पार्ट ऑफ द पनिशमेंट। हम जवाब देंगे लेकिन डेलिब्रेशन के साथ, कॉशन के साथ और जना अकलमंदी से, जज्बात में नहीं। वी मे रिस्पॉन्ड अलोन और वी मे रिस्पॉन्ड एज पार्ट ऑफ अ कंप्रीहेंसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द एक्सेस। मुमकिन है कि हम अकेले जवाब दें, मुमकिन है कि हम एक ही वक्त में हमला करें। तो उन्होंने मुसलसल उनको अंधेरे में रखा हुआ है। ये भी तो अमेरिका इस वक्त वो सबसे उसकी बड़े परेशानी ये कि हमला कब होगा, किस स्केल का होगा, कौन कैसे हमला करेगा, ये पहली बार अमेरिका अंधेरे में, उसको पता ही नहीं है। इसराइल टुडे स्टैंड्स ऑन 1.5 फीट। इसराइल इस वक्त आखिरी एक कदम के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी बाकी टांगें कट गई हैं, एक आखिरी कदम उसका रह गया है, एक आखिरी पांव रह गया है, तो ये भी अब गिरने जा रहा है। आवर रिस्पॉन्स इज कमिंग गॉड विलिंग। ठीक है, ये उनकी बातें हुई बहुत दो टोक अल्फाज के अंदर। जब उनकी स्पीच हो रही थी सेम टाइम के ऊपर हमले भी हिजबुल्लाह कर रही थी। अच्छा, उनकी स्पीच के दौरान ही इजरायली जंगी त्यारे जो है वो बेरूत में देखे गए और बेरूत में उन्होंने साउंड बैरियर्स तोड़े। अब ये साउंड बैरियर्स क्या होता है, ये अक्सर आप सुनते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब जो उनके जंगी इजरायली त्यारे हैं, जब वो साउंड ऑफ स्पीड से ज्यादा तेजी से प्रवास करते हैं तो एक एक्सप्लोजन जो है वो वहां से कॉज होता है, तो उसको कहते हैं कि साउंड बैरियर्स को ब्रेक करना। तो ये वो 2-3 मकासद के लिए करते हैं। एक तो ये खौफ पैदा करने के लिए, दूसरा एक अपनी बर्तरी दिखाने के लिए, देखो कि आसमान तुम्हारा है, एयर स्पेस तुम्हारी है, लेकिन कब्जा हमारा है, हमारे देखो जहाज घूम रहे हैं ऊपर से। और ये जो एक्सप्लोजन कॉज होता है ना, इससे बाजू का विंडो वगैरह शीशे ये भी टूट जाते हैं और कुछ छतें भी गिरी हैं। तो मतलब वो इतनी स्पीड से जो चल रहा होता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसी दरमियान वो ऊपर गूंजते रहे बेरूत के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर भी हसन नसरुल्लाह ने जवाब दिया कि ये इनका बड़ा चाइल्डिश, इजराइल इज सो चाइल्डिश, दे माइट ब्रेक द साउंड बैरियर ओवर सदर्न बेरूत टू डिसरप्ट टुडेज सेरेमनी और टू स्केयर दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन सेरेमनी, कि एवं बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि साउंड बैरियर असल में तब टूटते हैं जब हमारे ड्रोन जाते हैं, तो वो होता है असल में साउंड बैरियर टूटना। तो ये हसन नसरुल्लाह ने 2 टोक बातें की, हमें और भी बातें हैं लेकिन मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखी हैं। वो जंग के लिए तैयार हैं लेकिन आखिरी हद तक वो चाहते हैं कि गजा के जो लोग हैं उनकी सफरिंग्स कम हो, सीज फायर हो। वो आखिरी हद तक अपनी पावर को शो करवा के अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि इस जंग को रोक दो, यहां पर किसी का कुछ नहीं बचना है। ठीक है, हम तो यहीं के लोग हैं। देखिए हिजबुल्लाह खत्म भी हो गए ना तो हिजबुल्लाह दोबारा खड़ी हो जाएगी, तो इसराइल तो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। इसराइल तो कब्जा है ना, हिजबुल्लाह तो वहां के लोगों ने बनाई है, तो लोग तो वहीं पर रहेंगे क्योंकि नेटिव वो वहां पर हैं। तो इसलिए ये बातें इस वक्त। फिर आप अगर आलमी महाज के ऊपर देखें तो यूरोपीय यूनियन ने 4.2 बिलियन यूरोज जो है वो यूक्रेन को दे दिए हैं, उसको ट्रांसफर कर दिया। 4.2 बिलियन यूरोज, आप अंदाजा तो करें ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। यानी यूक्रेन की जंग को वो समेटना नहीं चाह रहे, उसको जंगी त्यारे दे रहे हैं, उसको पैसे दिए चले जा रहे हैं। तो ये मामलात, हम तो फिर बात वहीं घूमकर हमारी आ जाती है कि ये तो आलमी जंग है और कुछ भी नहीं है। तो ये आलमी जंग का आप एक फेज कह सकते हैं। दोनों आलमी जंगों को अगर आप पढ़ें
तो जो 6 महीने या साल था पिछला शुरू होने से पहले, तो आपको पता चलेगा कि वही कॉज था उसका कि उन दिनों में क्या हो रहा था, तो ये उससे भी कम नहीं हो रहा जो कुछ इस वक्त हो रहा है। तो ये इस वक्त क्या हम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।